हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट थ्योरम। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट n सॉल्यूशंस phi1 phi2 phi n ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ln u इक्वल्स टू 0, इसको डिनोट कर रहा है l से, ऑन एन इंटरवल i be linearly dependent is that Wronskian of phi1 phi2 phi n that is variable of t is equals to 0 for all t belongs to i। पहले इतना पार्ट देखते हैं। देखिए इसने क्या कहा है हमें कि एक कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कि अगर हमारे पास हमें n सॉल्यूशन दिए हैं phi1 phi2 phi n, ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? जब इनका रॉन्स्कियन क्या होगा? 0 फॉर ऑल t। हम कह रहे हैं कि देखिए अगर हमें n सॉल्यूशंस दिए किसी भी इक्वेशन के, अगर उनका रॉन्स्कियन हमने कैलकुलेट किया और वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है किसी भी t के लिए। फॉर ऑल का मतलब हर एक t के लिए आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी t रख रहे हैं, रॉन्स्कियन क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब वो कैसे सॉल्यूशन है? लीनियरली डिपेंडेंट है। Further show that every solution of differential equation of this differential equation is a suitable linear combination of any n linearly independent solution of L। फर्दर हमें क्या दिखाना है कि कोई भी सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन का ले वो क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का। अगर मेरे पास देखिए ये वाली इक्वेशन है L जिसको ये बोल रहा है, इसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाल लिए हैं phi1 phi2 phi n। सपोज कर ले फिलहाल ये क्या है, मैं इस फर्दर वाले पार्ट की सिर्फ बात कर रही हूँ, यहाँ से लेके नीचे तक ये कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये कह रहे हैं अगर कोई भी और सॉल्यूशन होगा, शो दैट एवरी सॉल्यूशन, कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लेट कर लिया सबसे पहले जो हमें दिया था phi1 phi2 phi n क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। एक बार नेसेसरी है, एक बार सफिशिएंट है। तो एक बार लेट कर लिया इसको, phi1 phi2 phi n क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। सॉल्यूशंस ऑफ i, देन देयर एग्जिस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट की यहाँ पे डेफिनेशन लगा रहे हैं। लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं कोई सॉल्यूशंस, तो उसको हम कैसे लिखते थे कि हमारे पास कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे जो कि सारे जीरो नहीं है, सच दैट अगर हम इनके साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे तो वो क्या होता था? 0 फॉर ऑल t। तो इसने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी लीनियरली डिपेंडेंट की। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये वाली। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक बार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहे हैं। इसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गई इक्वेशन, सेकेंड टाइम किया ये आ जाएगी, n-1 टाइम करेंगे तो ये वाली आ जाएंगी। अब देखिए जो ये साइड में लिखा ना इसने, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक, इस फर्स्ट से लेके n-1 तक। अब इस पूरे को मिला के क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर हम इसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हमारे पास ये लिखी तो इक्वेशन से इक्वल्स टू के पास 0 है सब में ही, तो ये क्या है? होमोजीनियस है। तो हम कह रहे हैं लीनियर है क्योंकि देखिए डेरिवेटिव है तो अकेला है, डेरिवेटिव के साथ कोई phi2 नहीं आ रहा है दोबारा, तो लीनियर भी हो गया है। तो हमारे पास ये ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया है। ये जो हमारे पास इक्वेशंस थी ये मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे बन गई है। तो हम कह रहे हैं कि इक्वल टू 0 है। अब देखिए दो नंबर हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। बी कह रहा है मैं 0 नहीं हूँ, दैट इम्प्लाइज a इज 0, कि जब एक 0 नहीं है तो इसका मतलब दूसरा ही 0 है, तभी दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 आई है। क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 कब होती है? जब उनमें से एटलीस्ट 1 0 हो। बी ने मना कर दिया तो कौन होगा 0? a। अब देखिए इसमें कैसे लगेगा, हमारे पास ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन है और इक्वल टू के बाद क्या है? 0। इसका मतलब इन दोनों में से एक ना एक तो 0 होगी, मतलब किसी ना किसी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट पूरे का लिखा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ phi1 phi2 phi n phi1 डैश phi2 डैश phi n डैश, ऐसे ही करके लास्ट आ गया है phi1 n-1 phi n n-1 c1 c2 cn, यही बना है हमारे पास ऐसे। तो जब ये 0 नहीं है, क्योंकि हमने पहले लिया है कि c1 c2 cn ये क्या है? कांस्टेंट है, नॉट ऑल 0। हमने अपने अभी डेफिनेशन में नीचे यही लिया था ना, जब हमने लीनियरली डिपेंडेंट की क्या लगाई थी डेफिनेशन। तो ये 0 नहीं है तो इसका मतलब किसका डिटर्मिनेंट 0 है? इसका डिटर्मिनेंट 0 है। और ये क्या होता है हमारे पास? रॉन्स्कियन है किसका? phi1 phi2 अप टू सो ऑन phi n का। इसका मतलब रॉन्स्कियन किसका 0 आ गया? phi1 phi2 अप टू सो ऑन phi n का रॉन्स्कियन 0 है। ये देखिए इसने यहाँ पे लिख दिया है एज। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ci आर नॉट ऑल 0। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का कन्वर्स। यहाँ पे हमने देखिए क्या लेके चले थे ऊपर कि phi1 phi2 phi n कैसे है? लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने प्रूव कर दिया रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा? 0। अब हम लेट करके चल रहे हैं कि रॉन्स्कियन 0। अब शो क्या करेंगे हम
कि फाई वन फाई टू फाई एन क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब ये स्टार्टिंग की हमने लेट कर लिया, रॉन्स्कियन जीरो है। देन द होमोजीनियस मैट्रिक इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास फोर्थ, ये कैसी रहेगी देखिए, हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन फॉर ऑल t बिलोंग्स टू i। अब ये कैसे आया, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कैपिटल फाई सी की, ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, कैपिटल फाई सी इज इक्वल्स टू जीरो, इसका डिटरमिनेंट निकाले तो इस साइड पे भी डिटरमिनेंट का साइन आएगा, इधर भी आएगा, इनका डिटरमिनेंट यही बन जाएगा, इधर जीरो। सी क्या है, फिर से नॉट ऑल जीरो वाला है, और ये क्या बन जाएगा अब, जीरो। जब किसी मैट्रिक्स की कोफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो होती थी हमारे पास, तो हम क्या कहते थे, वहां पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ थोड़ा इसका, ये रफली मैंने लिख भी दिया है। अगर मुझे इक्वेशन ऐसे दी है, ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, होमोजीनियस है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो भी यूनिक। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो हम क्या कहते थे, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में ट्रिवियल तो होगा ही, प्लस में नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है फोर्थ, इसमें क्या आ जाएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाएंगे। रीजन आपको मैंने अभी बता ही दिया है। यहाँ पे हमने सी को क्या लेट किया हुआ है, K1 K2 अप टू सॉन Kn, कॉलम मैट्रिक्स है, बी अ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, कि ये क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन बन रहा है फोर्थ के लिए। नाउ लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, हमने खुद से एक फंक्शन डिफाइन किया है, K1 phi1t, K2 phi2t, Kn phi n t। देन f of t इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन L। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर L जो ये वाली थी, इसका सॉल्यूशन बन गया ये एफ टी। क्यों बना है, क्योंकि देखिए फाई वन फाई टू फाई एन हमें दिए ही हुए थे, ये क्या थे, सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फाई वन फाई टू फाई एन, ये हमें क्या दिए हैं, एन सॉल्यूशन दिए हैं, किसके, इक्वेशन नंबर एल के। एल कौन सी है इक्वेशन, एल एन ऑफ यू इज इक्वल्स टू जीरो। जब ये इसके सॉल्यूशन है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। जो होमोजीनियस में इक्वेशन में ये कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे पास दो सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन के, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका फिर से एक और सॉल्यूशन बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये इसके सॉल्यूशन है अलग अलग, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए फाई वन फाई टू अप टू सॉन फाई एन, उन्हीं का तो लीनियर कॉम्बिनेशन है एफ टी, तो एफ टी भी क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन। अब ये इनिशियल कंडीशन कहाँ से आई है, जब आपको कल मैंने ये डिफाइन की थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो मैंने उसमें बताया था, इन पर्टिकुलर इफ u ऑफ t नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, u डैश t नॉट इज इक्वल्स टू जीरो अप टू सॉन, देन u ऑफ t इज इक्वल्स टू जीरो। वही यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, f1 t नॉट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव जीरो, n माइनस वन जीरो। तो वहां से मैं क्या लिख दूंगी, सो वी मस्ट हैव f ऑफ t इज इक्वल्स टू जीरो। एफ ऑफ टी को जीरो बोला, तो एफ ऑफ टी को जीरो बोलने का मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड साइड भी जीरो बनेगी। आप अभी तो एफ ऑफ टी की बात कर रहे हैं ना, एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। जैसे ही ये जीरो बना तो ये था क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई वन फाई टू फाई एन। इन दो लाइनों को एक बार ध्यान से देखें, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि देखिए K1 K2 Kn सारे कैसे नहीं है, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो आ गए आगे वाले कांस्टेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन है उसके। तो ये कैसे सॉल्यूशन बन गए, लीनियरली डिपेंडेंट बन गए हैं। अब आगे वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं जो फर्दर के बाद इसने हमें कहा था, वी नो दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू ATY, कि ये जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके लिए एवरी सॉल्यूशन कैसे होता है हमारे पास, देखिए ए तो क्या रहता है, यही मैट्रिक्स थी पहले भी मैंने आपको बताई थी, is a linear combination of n linearly independent solutions। ये किससे आया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, ये आप चेक करें, एंड एल एंड स्टार, ये बने कहाँ से हैं, एल एंड स्टार से। स्टार इक्वेशन ये वाली है, एल हमारे पास जो थी एल एन ऑफ यू इज इक्वल्स टू जीरो से, वो दोनों कैसी हो गई, इक्विवेलेंट हो गई है। सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ एल एन यू, जब दो इक्वेशन बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट का मतलब दोनों की बातें सेम सेम रहेगी, तो जो डी वाई अपॉन डी टी, मैं दिखा देती हूँ, ये कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन और जो एल एन यू वाली इक्वेशन है वो दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन एल एन यू वाले सॉल्यूशन देगी वही इसका आएगा।
तो इसने वही यहाँ पे लिख दिया है हमें। सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ ln ऑफ u इज इक्वल्स टू 0 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ln u, क्योंकि dy अपॉन dt के लिए हम प्रूव कर चुके हैं और dy अपॉन dt इसके इक्विवेलेंट आ गई है, तो इसकी भी बात वही बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, उसमें हमें क्या कहा है इन्होंने, A set of n linearly independent solution of differential equation n is called a basis और a fundamental set। अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, किसके लिए, इक्वेशन l के लिए। इक्वेशन l कौन सी वाली है हमारे पास, ये वाली है, ln ऑफ u इज इक्वल्स टू 0। इसके अगर हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, सेट को बेसिस बोल देंगे या फिर एक फंडामेंटल सेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट n सॉल्यूशंस phi1 phi2 phi n ऑफ ln ऑफ u इज इक्वल्स टू 0 ऑन I be linearly independent is that Wronskian of phi1 phi2 phi n is not equals to 0 for all t belongs to I। देखिए जो अभी थ्योरम हमने की थी उसमें क्या कहा था, LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, phi1 phi2 phi n, जब रॉन्स्कियन क्या आ जाए 0। इसने उसी का बिल्कुल आपको एक रिवर्स बोल दिया है कि phi1 phi2 phi n हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कब आएंगे, जब इनका रॉन्स्कियन क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम नेसेसरी कंडीशन लिख रहे हैं पहले, लेट phi1 phi2 phi n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने मान लिया है सबसे पहले कि ये जो हमारे पास n सॉल्यूशन है ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब हमें अब शो क्या करना है कि इनका रॉन्स्कियन कैसा आ रहा है, नॉन जीरो। तो लेट कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे, लेट कर लेते हैं कि इसको ये प्रूव करना ना, हम इसका रिवर्स ले लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल रॉन्स्कियन क्या है, 0। तो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में क्या कहा था, जिसका रॉन्स्कियन 0 होगा वो सॉल्यूशन कैसे है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ से इस लाइन से क्या हमें मिल गया है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन हमने तो ऊपर क्या लेट किया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आई कहाँ पे, जो हमने सपोज किया था। तो हमने सपोज ही क्या किया था कि रॉन्स्कियन कैसा है, 0। इसका मतलब सपोजिशन गलत है, तो रॉन्स्कियन कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो। अब सफिशिएंट के लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं कि रॉन्स्कियन कैसा है, नॉन जीरो है। रॉन्स्कियन नॉन जीरो, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये कैसे हैं, Li है। फिर से इसका कन्वर्स ले लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल phi1 phi2 phi n आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट है, फिर से वही वाली थ्योरम लगा दीजिए अभी की थी पहले। लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब उसका रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा, 0। लेकिन रॉन्स्कियन तो अभी अभी हमने क्या लिया हुआ है, नॉन जीरो। तो ये क्या आ गई, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। कॉन्ट्राडिक्शन किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, हमारे सपोजिशन को। सपोजिशन था ही क्या हमारा कि ये कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा।